डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी हार्ट की आउटलाइन स्ट्रक्चर की, ब्लड के सर्कुलेशन की आउटलाइन हमने बात की थी। आज हम उससे थोड़ा सा आगे एक बार डिटेल में इसकी बात करेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन वास्तव में हार्ट से कैसे हो रहा है। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने बाकी सब कुछ डिस्कस किया था। आज वापस पिछले लेक्चर की तरफ चलते हैं जिसके हमने ये हार्ट की स्ट्रक्चर बनाई थी। हार्ट के अंदर हमने ये राइट पार्ट और ये लेफ्ट पार्ट, ये आपको क्लियर था। यहाँ पे ये आपका दायां लिंब, दायां निलय, बायां लिंब, बायां निलय। यहां हमने बात की थी कि एक अग्र महाशिरा, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, पश्च महाशिरा ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको हमने इम्प्योर ब्लड कहा था, वो लाके इसके अंदर दायां लिंब के अंदर आपके डाली थी। दायां लिंब व दाएं निलय के बीच में एक वाल्व उपस्थित था जिसको हमने कहा था ट्राइकस्पिड वाल्व। इस ट्राइकस्पिड वाल्व के खुलने से ये पूरा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो आपके दाएं निलय के अंदर आकर भर गया था। इस दाएं निलय में संकुचन के फलस्वरूप ये जो आपके पल्मोनरी आर्टरी थी, यहाँ पे भी एक वाल्व था जिसको हमने कहा था पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व, अर्धचंद्राकार कपाट। इसके खुलने से ये पूरा का पूरा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो इन पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से, ये पल्मोनरी आर्टरी की दो ब्रांच थी, एक ब्रांच आपके राइट लंग में और एक ब्रांच आपके लेफ्ट लंग में जा रही थी। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां जाकर आपके फेफड़ों के पास में, लंग्स के पास में जाकर ऑक्सीजनेटेड हो रहा था और ऑक्सीजनेट होने के बाद में पल्मोनरी वेन्स, एक लंग से दो, दूसरे लंग से दो, तो कुल मिलाकर 4 जो पल्मोनरी वेन्स थी वो कहां पे आ रही थी आपके बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से बाएं निलय में बीच में वाल्व था आपका बाइकस्पिड वाल्व। और जब इस निलय में संकुचन हो रहा था, बाएं निलय में जब संकुचन हो रहा था, तो इस संकुचन के फलस्वरूप ये जो वाल्व था जिसको हमने कहा था आयोटिक सेमील्यूनर वाल्व, इसके खुलने से पूरा ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड था वो पल्मोनरी आपके एयोर्टा के माध्यम से शरीर के समस्त भागों तक इसके ऑक्सीजनेटेड ब्लड का वितरण हो रहा था। ये हमने देख लिया था। यहां पे हम बात करें इस पूरे प्रोसेस के दौरान कि जब हमने बात की कि जब सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा यहां से ब्लड ला रही थी और एक यहां से ब्लड ला रही थी। यहां पर हम 2 तरह के सर्कुलेशन की बात कर रहे थे बेसिकली। एक को हम कह रहे थे पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरे को हम कह रहे थे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में हम बात कर रहे थे कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से लंग्स के पास में ऑक्सीजनेशन के लिए जा रहा है। इस सर्कुलेशन को हमने कहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जब ये ब्लड ऑक्सीजनेट होकर वापस आपके इस बाएं भाग में आ रहा है और बाएं निलय में संकुचन के फलस्वरूप जब एओर्टा के माध्यम से इस शरीर के समस्त भागों तक वितरण हो रहा है, तो उसको हमने कहा था सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो 2 तरह के सर्कुलेशन इस दौरान हम पढ़ते हैं, और एक हार्ट के अंदर 2 बार गुजरा इस प्रोसेस को हमने डबल सर्कुलेशन उस दौरान कहा था। इस पूरे प्रोसेस के दौरान जब चिकित्सक, आपने देखा होगा जब कई बार आप जाते हो चिकित्सक के पास में, तो चिकित्सक एक उपकरण लगा के आपके हार्ट की धड़कन को सुनने का काम करता है, और उस उपकरण का नाम स्टेथोस्कोप की सहायता से वो हार्ट की बीट को सुनता है, हृदय की धड़कन को सुनता है। और हृदय की धड़कन में 2 साउंड जनरेट होते हैं। वो 2 साउंड जनरेट कैसे होते हैं? सबसे फर्स्ट, ये ऊपरी जो चेंबर है उन चेंबर को हम कहते हैं आलिंद। ये दिख रहे हैं, ये दायां आलिंद और ये बायां आलिंद। जब इनमें संकुचन होता है तो संकुचन के फलस्वरूप आलिंद व निलय के बीच में जो वाल्व होते हैं वो वाल्व क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। ये वाल्व क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं, पहली चीज। तो ये पूरा का पूरा जो ब्लड होता है वो आलिंद से कहां चला जाता है? निलय में चला जाता है। लेकिन जब ये निलय संकुचन करते हैं तो निलय संकुचन के दौरान ये ब्लड वापस निलय से आलिंद में नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि इधर जो आपका ये कौन सा वाल्व हमने बात की थी? ये वाल्व हमने बात की थी ये बाइकस्पिड, जिसको मिट्रल वाल्व कहा था, और ये हमने बात की थी ट्राइकस्पिड वाल्व की। ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। क्लियर?
हमने बात की कि जब आलिंद में संकुचन होता है तो संकुचन के फलस्वरूप पूरा का पूरा रक्त है वो निलियों के अंदर आकर भर जाता है, और जब निलियों में संकुचन होता है तो ये रक्त वापस किसमें न चला जाए, आपकी वापस निलियों से आलिंद में न चला जाए, इसके लिए जो बाइकस्पिड और आपके ट्राइकस्पिड वाल्व वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और इनके बंद होने के फलस्वरूप हृदय में एक साउंड उत्पन्न होती है जिसको हम लब के रूप में जानते हैं, और इसको हम कहते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं जैसे ये निलय का संकुचन होता है तो निलय के संकुचन के दौरान ये वाले वाल्व बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व तो बंद हो जाते हैं, लेकिन जो इस एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी के मध्य में आपको ये वाल्व है जिनको हमने सेमिलुनर वाल्व कहा है, ये सेमिलुनर वाल्व क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, और जो पूरा का पूरा ब्लड था ये निलियों से होकर इन एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चला जाता है, लेकिन ये ब्लड वापस किस में ना जाए, आपके निलय में ना जाए। तो यहां पर जो उपस्थित आपके सेमिलुनर वाल्व हैं वो सेमिलुनर वाल्व भी क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और इन कपाटों के बंद होने से हार्ट के अंदर सेकंड साउंड सुनाई देती है डब के रूप में। ये होती है सेकंड हार्ट साउंड। तो इस तरह से हार्ट के अंदर लब डब लब डब लब डब इस रूप से आपको हार्ट की साउंड सुनाई देती है। तो जो लब फर्स्ट हार्ट साउंड है वो किसके बंद होने से, जो आलिंद व निलयी कपाट है इनके बंद होने से फर्स्ट साउंड सुनाई देती है। बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड वाल्व के बंद होने से जो साउंड जनरेट होती है उसको हम लब के रूप में जानते हैं, जबकि सेमिलुनर अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से जो सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देती है उसको हम डब के रूप से जानते हैं। तो ये तो हुआ कि हार्ट के अंदर साउंड जनरेट कैसे। इसके अलावा इन साउंड के अलावा भी हार्ट के अंदर मरमर की साउंड, एक मरमर मरमर की साउंड सुनाई देती है। वो मरमर साउंड इसलिए सुनाई देती है कि कई बार जो ये वाल्व है वो वाल्व पूरी तरह से बंद नहीं हो पाते, या ये वाल्व क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और इसकी वजह से जो साउंड जनरेट होता है वो मरमर मरमर मर की तरह साउंड सुनाई देता है। और जब ये वाल्व पूरी तरह से बंद नहीं हो पाते, सिकुड़ जाते, तो उसको हम कहते हैं स्टेनोसिस। स्टेनोसिस, स्टेनोसिस का मतलब होता है वाल्व का सिकुड़ जाना। ये एक हृदय संबंधी असामान्यता है जिसको हम स्टेनोसिस के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा दो तरह के सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब यहां पे वापस हम आते हैं। यहां पे हमने बात की, अब इस वाले पॉइंट को हम देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट, मतलब ये वो पॉइंट है जहां पे हमने बात की थी कि जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से आकर आपके बाएं आलिंद में और बाएं आलिंद से बाएं निलय में आकर भर जाता है। और ये बाएं निलय में क्या होता है, संकुचन, और संकुचन के लिए देखो हार्ट की मसल्स है, ये हार्ट की मसल्स ऊपर साइड से दबती है, और ऊपर और साइड से जब दबती है निलय का में क्या होता है, उसका व्यास कम हो जाता है, और इसकी वजह से निलय में क्या होता है, दाब बढ़ जाता है, और दाब की वजह से पूरा का पूरा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां, एओर्टा के अंदर चला जाता है। ठीक है, लेकिन इस एओर्टा के अंदर भी जो ब्लड जाता है यहां पर भी दो आर्टरी उपस्थित होती है। यहां पर देखो ये दो आर्टरी, मगर इसको ऐसे कहूं कि ये हार्ट है, ये एओर्टा है, तो यहां पर भी दो तरह की आपकी आर्टरी उपस्थित होती इस तरह से। इसको हम कहते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, और इधर होती है आपके राइट कोरोनरी आर्टरी। इन दोनों कोरोनरी आर्टरियों के माध्यम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां डाला जाता है, आपके एओर्टा के अंदर डाला जाता है। इज दैट क्लियर? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कार्डियक साइकिल की, और कार्डियक साइकिल में हम कह रहे हैं कि हृदय चक्र, कि हृदय चक्र में हम दो तरह की बात कर रहे हैं कि या तो क्या हो रहा है, दो प्रोसेस इस दौरान हो रहे हैं आपके, कार्डियक साइकिल जिसको हम कहते हैं हृदय चक्र, और हृदय चक्र के अंदर दो चीजें हो रही है।
दो चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व है। एक हम बात कर रहे हैं सिस्टोल और एक हम बात कर रहे हैं डायस्टोल। संकुचन और एक हम बात कर रहे हैं अनुशिथिलन। देखा हमने कि एक बार ये जो ऊपर वाले हैं आलिंद वो क्या हो रहे हैं, संकुचित हो रहे हैं, और संकुचित होने के फलस्वरूप यहां पर जो भी ब्लड था वो कहां पे आ रहा है, आपके निलय में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में निलय का संकुचन हो रहा है और निलय में जो भी रक्त था वो रक्त यहां से आपके एयोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से बाहर निकल रहा है। उसके बाद में एक बार हो रहा है अनुशिथिलन। अनुशिथिलन का मतलब कि सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से रक्त लाकर किसमें भरा जा रहा है, आलिंद में भरा जा रहा है। और आपके पल्मोनरी वेन के माध्यम से रक्त कहां भरा जा रहा है, आपके इस बाएं आलिंद में भरा जा रहा है। दाएं आलिंद से दायां निलय भरा जा रहा है और बाएं आलिंद से बायां निलय भरा जा रहा है। तो एक बार तो हार्ट के चारों कोष्ठक जो हैं वो रक्त से भरे जा रहे हैं और एक बार ये पूरा का पूरा जो रक्त है वो इन कोष्ठकों से बाहर की तरफ भेजा जा रहा है, या तो आलिंद से निलय की तरफ भेजा रहा है या निलय से एओर्टा या पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से भेजा जा रहा है। तो दो तरह की हम बात करें कि या तो इस हार्ट के अंदर सिस्टोल हो रहा है इस चैम्बर में, या उसमें क्या हो रहा है, आपके डायस्टोल हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें एक कार्डियक साइकिल की, तो एक कार्डियक साइकिल अपने को ये पता है कि जो हमारा हृदय है वो हृदय प्रति मिनट में 72 बार वो धड़कता है। अगर हम हार्ट बीट की बात करें तो हार्ट बीट कितनी होती है, 72 पर मिनट। ठीक है, तो अगर हम कार्डियक साइकिल की बात करें तो कार्डियक साइकिल कितनी हो जाएगी, 60/72, क्योंकि एक मिनट में कितनी सेकंड है, 60 सेकंड है, और धड़क कितनी बार है, 72। तो मतलब जो कार्डियक साइकिल होगी वो कितने सेकंड की होती है, आपकी 0.8 सेकंड की आपकी कार्डियक साइकिल होती है। अब इस सिस्टोल और डायस्टोल में भी हम बात करें तो सिस्टोल भी अपने 2 बार हो रहा है और डायस्टोल भी अपने पास में कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। अगर हम बात करें कि सिस्टोल एक बार नहीं है तो एक बार सिस्टोल किसमें हो रहा है, एक बार हो रहा है ऑरिकुलर और एक बार क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर। इसी तरह अगर बात करें तो एक बार क्या हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है, और डायस्टोल एक बार क्या हो रहा है, ऑरिकुलर, और एक बार क्या हो रहा है, वेंट्रिक्यूलर। अगर बात करें कि ऑरिकुलर सिस्टोल की, ऑरिकुलर सिस्टोल की अगर बात करें तो ऑरिकुलर सिस्टोल 0.1 सेकेंड समय इसमें लगता है, और अगर डायस्टोल की बात करें तो ऑरिकुलर डायस्टोल में टाइम लगता है 0.7 सेकेंड। मतलब 0.1 और 0.7 मतलब 0.8 सेकेंड का समय किसमें लगता है, आपके ऑरिकुलर साइकिल के अंदर लगता है। इसी तरह अगर बात करें हम कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर जो टाइम लगता है वो टाइम लगता है 0.3 सेकेंड, और अगर बात करें डायस्टोल के अंदर तो डायस्टोल के अंदर टाइम लगता है 0.5 सेकेंड। अगर हम सम्मिलित रूप से बात करें तो अगर सिस्टोल की बात करें तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल और ऑरिकुलर सिस्टोल में टाइम है आपका 0.4 सेकेंड। तो यहां से देख लो, अगर हम आलिंद आलिंद की बात करें तो आलिंद के संकुचन में 0.1 सेकेंड का समय लगता है और आलिंद के अनुशीतलन में 0.7 सेकेंड का समय लगता है। और अगर हम बात करें निलय वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर आपके 0.3 सेकेंड और अनुशीतलन के अंदर आपके 0.5 सेकेंड का समय लगता है। तो इसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल में हमने 2 तरह की बात की, या तो संकुचन या हो रहा है उसके अंदर अनुशीतलन। संकुचन के अंदर भी या तो आलिंदों के अंदर हो रहा है या वो किसके अंदर हो रहा है, आपके निलियों के अंदर हो रहा है। ये इसका टाइम भी हमने इसके अंदर नोट किया है। उसके बाद में एक टर्म और आती है
यहां पर हम उसको भी एक बार समझ लेते हैं। एक टर्म आती है आपके कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है कि हार्ट बीट रेट, हार्ट बीट रेट मल्टीप्लाई स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट बीट रेट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आपके कार्डियक आउटपुट हम उसको कहते हैं। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि जो हार्ट है वो प्रत्येक कार्डियक साइकिल के दौरान पूरे शरीर के अंदर 70 ml रुधिर पंप करता है। क्लियर? अगर कार्डियक आउटपुट की बात करें, हृदय निकास की बात करें, तो हृदय निकास हार्ट बीट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम के मल्टीप्लाई करने से जो अपने को रेशियो मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट कहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करें तो स्ट्रोक वॉल्यूम हम कहते हैं प्रत्येक हृदय चक्र के दौरान हार्ट द्वारा शरीर को कितना रक्त प्रवाहित किया जाता है, कितना ऑक्सीजनेटेड रक्त प्रवाहित किया जाता है। मतलब बात करें कि 0.8 सेकंड के अंदर बाएं निलय के द्वारा शरीर को जो रक्त की मात्रा आपूर्ति की जाती है वो कितनी होती है, 70 ml होती है। ठीक है? और अपने को पता है कि हार्ट बीट रेट कितनी होती है, हार्ट बीट रेट होती है अपनी 72। तो 72 इंटू 70 तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 5040 ml, लगभग 5 लीटर। मतलब अगर हम कहना चाहें कि प्रति मिनट निलियों द्वारा शरीर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना पंप किया जाता है, तो वो मात्रा हो जाएगी आपकी 5 लीटर। ठीक है? कार्डियक आउटपुट में हार्ट बीट रेट, उसको मल्टीप्लाई किया हमने स्ट्रोक वॉल्यूम से। स्ट्रोक वॉल्यूम हमने कहा कि प्रत्येक कार्डियक साइकिल, प्रत्येक हृदय चक्र, और हृदय चक्र कितना था 0.8 सेकंड का, तो 0.8 सेकंड के दौरान जो आपका बायां निलय है वो शरीर को कितने ऑक्सीजनेटेड ब्लड की आपूर्ति करता है, 70 ml ब्लड की। तो अगर इस 70 ml को हम 1 मिनट से मल्टीप्लाई करें और 1 मिनट के अंदर कितनी बार हृदय धड़कता है, 72, मतलब 72 हार्ट बीट रेट, तो 72 इंटू 70 लगभग 5 लीटर जो रक्त है वो आपके बाएं निलय द्वारा आपके शरीर के अंदर प्रवाहित किया जाता है। ब्लड सर्कुलेशन के बाद में अब आगे चलते हैं कि ये जो हार्ट की मसल्स हैं, ये जो हम संकुचन की बात कर रहे हैं कि निलियों के अंदर संकुचन कैसे हो रहा है, आलिंदों के अंदर संकुचन कहां से, आवेग उत्पन्न कहां से हो रहे हैं, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो दायां आलिंद है, इस दाएं आलिंद में जहां पर यूस्टेकियन वाल्व उपस्थित होता है, और यूस्टेकियन वाल्व कहां उपस्थित, हमने बात की थी कि जहां पर आपकी इंफीरियर वेना केवा आकर खुलती है वहां पर वाल्व क्या उपस्थित होता है, आपके यूस्टेकियन कपाट। उस यूस्टेकियन कपाट के पास में एक विशेष मसल्स की बनी हुई एक घुंडी पाई जाती है। उस घुंडी को हम कहते हैं साइनोएट्रियल नोड, या शॉर्ट में हम उसको कह देते हैं SA नोड, और इस SA नोड को हम कहते हैं पेश मेकर और हार्ट ऑफ, हृदय का भी हृदय। मतलब जो संकुचन के आवेग उत्पन्न होते हैं या जो हृदय की धड़कन के जो आवेग उत्पत्ति का स्रोत होता है, वो उत्पत्ति का स्रोत कौन होता है, SA नोड। इस SA नोड से ये पूरे के पूरे आपके जो नर्व इंपल्स होते हैं वो नर्व इंपल्स साथ ही साथ में दोनों आलिंदों के अंदर फैल जाते हैं जो आपको दिख रहे हैं। मतलब ये दोनों जो आलिंद होते हैं वो एक साथ क्या होते हैं, आपके संकुचित होते हैं। संकुचित किसकी वजह से होते हैं, क्योंकि दाएं आलिंद के पास में एक विशेष उत्तकों की बनी हुई एक संरचना पाई जाती है, इसको हम कहते हैं SA नोड।
और इसी कारण इसको हम कहते हैं पेश मेकर या हार्ट ऑफ हार्ट। तो ये जो नर्व इंपल्स हैं वो इन दोनों आलिंदों के अंदर एक साथ प्रसारित होते हैं, जिसकी वजह से दोनों आलिंद क्या होते हैं, संकुचित हो जाते हैं। और संकुचित होने के फलस्वरूप इनके अंदर जो भी आपके हार्ट है डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड, वो संबंधित निलय के अंदर जाकर भर जाते हैं। लेकिन यह इंपल्स आलिंदों के अंदर ही प्रसारित हो पा रहा है। हम यहां बात नहीं कर रहे कि आलिंदों से निलयों के अंदर प्रसारित नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आलिंद व निलियों के बीच में, आलिंद व निलियों के बीच में क्या उपस्थित है, ये वाल्व उपस्थित है। ये वाल्व उपस्थित है जिसको हमने ट्राइकस्पिड या मिट्रल वाल्व कहा या बाइकस्पिड वाल्व हमने कहा है, और यहां पर भी वाल्व उपस्थित है। ठीक है, तो ये वाल्व की एक पूरी की पूरी रिंग यहां उपस्थित है जो आलिंद व निलय को एक दूसरे से सेपरेट किए हुए है। और ये क्या है, विशिष्ट फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई है। और ये फाइब्रस टिश्यू क्या है, एक तरह से ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिव है। इंसुलेटिव है मतलब विद्युतीय रूप से ये क्या है, कुचालक है। मतलब ये जो नर्व इंपल्स है वो नर्व इंपल्स आलिंद से दाएं आलिंद से दाएं आलिंद से बाएं आलिंद तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन आलिंदों से निलय की तरफ नहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि आलिंद व निलय जो है वो पृथक किसके माध्यम से है, इन वाल्व के माध्यम से है। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व की एक रिंग उपस्थित है, और ये रिंग कैसी है, आपके विद्युतीय रूप से कुचालक है। मतलब ये इन आवेगों को आलिंद से निलय के अंदर प्रसारित नहीं होने दे रहे। तो अब आलिंद से निलयों के बीच में ये आवेग कैसे प्रसारित होंगे? तो आलिंद व निलयों की दीवार के बीच में, मतलब जहां ये आपके वाल्व उपस्थित है उसकी दीवार के बीच में एक और विशिष्ट उत्तकों की बनी हुई घुंडी उपस्थित होती है। उसको हम कहते हैं एवी नोड। एवी नोड, ये एवी नोड क्या करती है, जो इंपल्स आपके ऐसे नोड से उत्पन्न हुए हैं उन ऐसे नोड को उत्पन्न को ग्रहण कौन करती है, जो उत्पन्न हुए आपके नर्व इंपल्स, उन नर्व इंपल्सों को ग्रहण करने का काम कौन करते हैं, एवी नोड। ऐसे नोड से नर्व इंपल्स उत्पन्न हुए, आलिंद की दीवारों के अंदर प्रसारित हुए, दोनों आलिंदों में संकुचन हुआ, और इन संकुचनों को या इन आवेगों को एवी नोड ने ग्रहण किया। और एवी नोड से एक विशिष्ट ये पेशियों का समूह उत्पन्न होता है, और इसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस। ये कोई डिस्कवरर थे साइंटिस्ट, उसके नाम के आधार पर हम इसको नाम देते हैं इसके गुच्छे। कहां से उत्पन्न हुए हैं, एवी नोड से उत्पन्न हुए हैं। मतलब एवी नोड से जो ये तंत्रिका आवेग है वो कहां तक पहुंच गए, आपके बंडल ऑफ हिस से पहुंच गए। और ये बंडल ऑफ हिस आगे जाकर महीन तंतुओं के अंदर पूरे के पूरे निलय की दीवार के अंदर फैल जाते हैं, और इन तंतुओं को हम नाम देते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। पुरकिंजे फाइबर्स इनको हम नाम देते हैं। तो इन पुरकिंजे फाइबर्स के माध्यम से ये पूरे के पूरे निलय की जो ये आपकी भित्ति है, उस निलय की भित्ति के अंदर ये तंत्रिका आवेग पहुंच जाते हैं, और इन आवेगों के पहुंचने से निलय का क्या होता है, संकुचन हो जाता है। ठीक है, तो एक साथ निलयों का संकुचन किसके माध्यम, तो वापस हम बात करें तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति ऐसे नोड से ये आवेग पहुंचे एवी नोड के पास में, एवी नोड से पहुंचे बंडल ऑफ हिस के पास में, और बंडल ऑफ हिस के बाद में ये कहां पहुंचे, आपके पुरकिंजे तंतुओं के पास में। और ये पुरकिंजे तंतु कहां फैले हुए हैं, आपके हार्ट की जो निलय है उस निलय की जो दीवार है उसकी दीवार के अंदर ये महीन तंतु फैले हुए हैं। तो तंत्रिका आवेग जो ऐसे नोड से उत्पन्न हुआ था वो ऐसे नोड से चलता चलता कहां तक पहुंच गया, आपके निलय की दीवारों तक पहुंच गया है। और निलय की दीवारों में क्या होगा, संकुचन होगा, और संकुचन के फलस्वरूप अगर दायां निलय के अंदर संकुचन हो रहा है तो इसमें संकुचन से ये पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से लंग्स के पास में, और अगर बाएं निलय के अंदर संकुचन हो रहा है तो एअर्टा के माध्यम से शरीर के समस्त भागों तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड का वितरण कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें कि इस ऐसे नोड के ऊपर कंट्रोल करने का काम कौन करती है। तो ऐसे नोड के ऊपर कंट्रोल करने का काम एक
नर्व करती है, और ये नर्व कौन सी होती है? वेगस नर्व। वेगस नर्व को हम जानते हैं 10th क्रेनियल नर्व के नाम से। जो 10वें नंबर की कपालीय तंत्रिका है, जिसको हम वेगस तंत्रिका के नाम से जानते हैं, ये वेगस तंत्रिका की शाखा किसको कंट्रोल करके रखती है? ऐसे नोड को कंट्रोल करके रखती है। क्वेश्चन अगर पूछे ये कि अगर इस वेगस तंत्रिका की सप्लाई को हम काट दें, वेगस तंत्रिका की सप्लाई को अगर हम काट दें तो हार्ट बीट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हार्ट बीट क्या होगी? एकाएक से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इस हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? पहली बात तो ऐसे नोड, और ऐसे नोड को कंट्रोल करने का काम कौन कर रही है? आपकी वेगस नर्व। तो अगर वेगस नर्व को शाखा को हम काट दें तो वेगस नर्व की शाखा काटने के बाद में ऐसे नोड के ऊपर वेगस नर्व का कंट्रोल नहीं होगा, और जिसके फलस्वरूप जो हार्ट बीट है एकदम से क्या हो जाती है? आपके बढ़ जाती है। तो इस तरह से आपकी हार्ट की आलिंद के अंदर और नीले के अंदर क्या होते हैं? संकुचन। और संकुचन किसके माध्यम से होते हैं? नर्व इंपल्स के माध्यम से। और नर्व इंपल्स कैसे पहुंचती है? ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफिस और पुर्किंजे फाइबर्स के माध्यम से पहुंचती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम इतनी ही बात करेंगे। आपके ब्लड सर्कुलेशन की हमने बात की, पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात की, सिस्टमिक सर्कुलेशन की हमने बात की, कार्डियक साइकिल की हमने बात की, कार्डियक आउटपुट की हमने बात की, उसके बाद में नर्व सप्लाई की हमने बात की, या नर्व कंडक्शन इन हार्ट की हमने बात की। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की, ईसीजी के बात करेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक मैंने वापस आपको बहुत ही साधारण भाषा के अंदर समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।